बीएड क्लासेस की ऑनलाइन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग शिक्षा के उद्देश्य के पार्ट 3 पर मूव करेंगे। इससे पहले हम 2 पार्ट शिक्षा के उद्देश्य कवर कर चुके हैं। आज पार्ट 3 होगा जो कि शिक्षा के उद्देश्य टॉपिक का फाइनल पार्ट भी होगा। इसके बाद ये वाला टॉपिक हमारा ओवर हो जाएगा। ये टॉपिक थोड़ा लेंदी हो गया और बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए फैक्चुअल भी नहीं है, लेकिन इसको इतने डेप्थ में या इतना लंबा पढ़ाने का हमारा उद्देश्य ये रहा है कि जो अभी आप लोग अपना पोर्शन पढ़ रहे हैं बीएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत, तो ये वाला जो पोर्शन होता है, ये जो आपके फाउंडेशन कोर्स होते हैं किसी भी बीएड पाठ्यक्रम में 3 या 4 फाउंडेशन कोर्स होते हैं। जैसे फिलोसफिकल हमारे यहाँ 3 हैं: फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। तो ये जो भी फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं, उन सभी में जो पहली वाली यूनिट होती है उसका टॉपिक सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ही रहता है। यानी कि आप जो वर्तमान पढ़ रहे हैं ये सिर्फ आपके एक पेपर के लिए नहीं है, बल्कि तीनों पेपर में ये आपको लाभ पहुंचाएगा। और इनमें से जो कुछ फैक्चुअल टॉपिक थे, उन फैक्चुअल टॉपिक्स का लाभ आपको आपकी आगे की कंपटीशन के एग्जाम में मिलेगा। इसके बाद जब हम लोग मूव करेंगे तो थोड़े टॉपिक अलग आएंगे जो फैक्चुअल भी होंगे। तो इसको इतनी डीप में पढ़ाने के बस हमारा उद्देश्य ये था कि क्योंकि ये केवल एक पेपर कवर नहीं करता है, बल्कि आपके सभी पेपर, सभी मेन पेपर्स को कवर करता है। इसलिए आपके अंदर थोड़ी विचार शक्ति उत्पन्न हो सके, जिससे कि आप जब एग्जाम हॉल में बैठे हों तो अपने क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लिख सकें और प्रॉपर जो वर्ड्स की डिमांड होती है आंसर लिखने के लिए, उतने वर्ड्स यूज कर सकें। इसीलिए हम लोग इस पे इतना डिस्कशन कर रहे हैं। इसी में आज थोड़ा डिस्कशन और करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास से अपना कोई नया टॉपिक लेकर फिर से हम अपनी टीचिंग को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है शिक्षा के मुख्य उद्देश्य, इसके अंतर्गत हमें इन 8 टॉपिक्स पर डिस्कशन करना है। जिसमें पहला टॉपिक है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य, दूसरा है मानसिक विकास का उद्देश्य, तीसरा है सामाजिक विकास का उद्देश्य, चौथा है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, देन नैतिक एवं चारित्रिक विकास का उद्देश्य, व्यावसायिक विकास का उद्देश्य, शासन तंत्र एवं नागरिकता का उद्देश्य, और लास्ट है राष्ट्र की आवश्यकता एवं आकांक्षाओं की पूर्ति का उद्देश्य। तो जब भी कभी आपसे ये क्वेश्चन पुटअप होता है आप पेपर में कि शिक्षा के उद्देश्य लिखिए या शिक्षा के मुख्य उद्देश्य लिखिए, तो आपको मिनिमम ये जो 8 हमने यहाँ पे टॉपिक्स दिए हुए हैं, 8 पॉइंट हमने इंक्लूड करे हैं, ये तो 8 पॉइंट लिखने ही हैं। इसके अलावा भी जो 1-2 पॉइंट आपके माइंड में आ जाए, आपको लगता है कि ये शिक्षा का उद्देश्य होता है, तो आप उसको भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं एवं प्रॉपर वर्ड्स जो डिमांड होगी आपके क्वेश्चन की, उसके आधार पर अपना आंसर लिखेंगे। तो जैसा कि इसमें पहला जो टॉपिक शो हो रहा है, शारीरिक विकास का उद्देश्य टॉपिक शो हो रहा है। इसका तात्पर्य ये है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि जो भी बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया है, जो भी शिक्षार्थी आया है, उसके शरीर का विकास होना चाहिए। और ये शारीरिक विकास केवल भारतीय शिक्षा प्रणाली का ही नहीं, बल्कि जितनी भी शिक्षा प्रणाली है सभी में शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य शारीरिक विकास को ही तय किया गया है। क्योंकि शारीरिक विकास जब आपका अच्छा होगा, जब आपका फिजिकल साउंड होगा, तभी आपका मेंटल भी साउंड हो सकता है, तभी आपका मानसिक विकास भी अच्छा हो सकता है। तो जैसे कि शिक्षा की परिभाषा भी दी हुई है, अस्तु महोदय महोदय ने दी हुई है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। तो यही है कि सबसे पहले अगर हमें स्वस्थ मस्तिष्क चाहिए है, अगर स्वस्थ मन चाहिए है, तो सबसे पहला काम ये है कि हम स्वस्थ शरीर अपना मेंटेन रख सकें। अगर स्वस्थ शरीर हमारा मेंटेन रहता है तो फिर हमारा मन, हमारा हृदय सभी स्वस्थ होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। हमारे अंदर विचार भी फिर पॉजिटिव ही आते हैं। तो जो इसमें लिखा है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बाकी केवल बातों पर ध्यान दीजिएगा और जो इसके की पॉइंट्स हैं उन पे थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है समाज शरीर, जो भौतिकवादी समाज होता है वो शरीर को क्या मानता है, वो शरीर को साध्य मानता है। जबकि जो आपका आध्यात्मवादी समाज होता है वो शरीर को साधन मानता है ना। तो शरीर को भी साध्य और साधन माना गया है। साध्य और साधन क्या होते हैं? साध्य वो होता है जिसे प्राप्त करने के लिए आप प्रोसेस करते हो कोई, तो जो आप क्रियाएं करते हो, जो आप एक्टिविटीज करते हो, तो जो एक्टिविटीज आप कर रहे हो, जो आप प्रोसेस कर रहे हो कोई अपना गोल अचीव करने के लिए,
वो प्रोसेस आपकी साधन कहलाती है। जो आप गोल अचीव करना चाहते हो वो आपका साध्य कहलाता है। तो जो भौतिकवादी शिक्षा शास्त्री थे उनका ये कहना था कि शरीर साध्य है, यानी कि हमें अपनी विभिन्न क्रियाओं द्वारा ये फोकस करना चाहिए कि क्रियाएं जैसी भी हों बट ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हमारा शरीर जो है स्वस्थ हो सके। अगर शरीर स्वस्थ है तो वही मानव जीवन का सबसे परम सुख है, उससे बड़ा सुख कोई नहीं है। और ये सत्य भी है काफी हद तक। इसके अलावा जो हमारा आध्यात्मवादी समाज है, जो प्राचीन समाज था, उनका कुछ ऐसा मानना है कि शरीर जो है वो साधन है, यानी कि शरीर के द्वारा ही हम अपनी आत्मानुभूति, क्योंकि इनकी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति होता था, उन स्वस्थ शरीर के द्वारा ही हम आत्मानुभूति कर सकते हैं। तो इनका ऐसा कहना था कि पहले अपना शरीर स्वस्थ रखिए, और जब शरीर स्वस्थ होगा तभी आपके अंदर स्वस्थ मन का विकास होगा, और जब स्वस्थ मन का विकास होगा तो आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, और उनके द्वारा आप अपनी अनुभूति कर सकते हैं, यानी कि अपने बारे में सही ज्ञान, अपनी क्षमताओं के बारे में, अपनी आवश्यकताओं के बारे में आप सही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जो जब भी आपकी शिक्षा स्टार्ट होती है तो प्रारंभ से ही आपकी शिक्षा में पीटी को स्थान दे दिया जाता है। या जो स्टूडेंट्स छोटे होते हैं, जो किंडरगार्टन वगैरह में जाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा बुक्स पर फोकस कम किया जाता है, उसके स्थान पर उनको खिलाने पर, उनको पीटी कराने पर, इन पर फोकस ज़्यादा दिया जाता है, जिससे कि उनके शरीर के अंगों का अधिक से अधिक उपयोग एवं सही उपयोग हो सके, जिससे कि वो उन अंगों की जो एक्टिविटी है वो और भी अधिक तेज हो सके। तो ये शारीरिक विकास का उद्देश्य हो गया है। इसको हम लोग अपनी शिक्षा प्रणाली में पीटी, योगा जैसे शब्दों को, योगा जैसे विषयों को इंक्लूड कर कर हम इस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है मानसिक विकास का उद्देश्य। तो शिक्षा का जो पहला उद्देश्य शारीरिक विकास होता है, शारीरिक विकास उद्देश्य ही इसीलिए होता है कि हमारे अंदर मानसिक विकास हो सके, हमारा मानसिक विकास अच्छा हो सके। तो उसी की पहली स्टेप शारीरिक विकास थी। अब थोड़ा हम उसके और ऊपर चढ़े तो अगली स्टेप मिली मानसिक विकास। तो जब हमारा शारीरिक विकास अच्छा होगा तो हमें सही सब्जेक्ट के द्वारा, सही टीचर्स के द्वारा शिक्षा प्रणाली में बालक की मानसिक शक्तियों का स्मृति, निरीक्षण एवं कल्पना तथा तर्क चिंतन आदि का विकास करने पर ध्यान दिया जाता है। इसके बाद मानसिक विकास के उद्देश्य को शिक्षा का दूसरा उद्देश्य माना जाता है। पहला उद्देश्य जो होता है शारीरिक विकास का उद्देश्य, वो इस उद्देश्य को, जो दूसरा उद्देश्य शिक्षा का है, इसे प्राप्त करने के लिए एक सीढ़ी कार्य करता है। जब बालक का पॉजिटिव शारीरिक विकास हो चुका होता है तो उसके अंदर एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, और उस स्वस्थ मस्तिष्क के अंदर जो विकास करना होता है उसे हम लोग बोलते हैं मानसिक विकास बोलते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं इसको, मानसिक विकास का तात्पर्य क्या होता है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है पढ़ने के लिए। यहाँ पर कुछ लाइनें ऐसी भी होनी चाहिए कि आप जब एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है तो उसे लगे कि नहीं नहीं आप ऑथेंटिक लिखा हुआ है, आप उसके बारे में जानकारी है। तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसका तात्पर्य है बालकों को विचारों के आदान प्रदान हेतु भाषा का ज्ञान कराना, विचारों के आदान प्रदान हेतु भाषा का ज्ञान कराना, और भौतिक एवं आध्यात्मिक जगत को जानने हेतु विभिन्न विधियों का ज्ञान कराना। इसके अलावा मानसिक शक्तियाँ क्या क्या होती हैं, स्मृति होता है, निरीक्षण होता है, कल्पना, तर्क एवं चिंतन, इन सभी का विकास कराना। इसके साथ ही साथ मस्तिष्क को रोगों से बचाए रखना। रोगों से क्या होता है, रोग कम कर सकते हैं जब बालक डिप्रेशन में आ जाता है ना। जैसे कि उसकी कोई परीक्षा होनी है, उस परीक्षा से पूर्व भी आपने देखा होगा कि बहुत से बालक क्या होते हैं, परीक्षा से पूर्व टेंशन रहने लगते हैं, अरे हमारा कोर्स पूरा नहीं हुआ या हम पढ़ नहीं पाए थे, सर ने ये पढ़ाया हुआ है तो हम परीक्षा कैसे देंगे, ये सब चीजें। तो ये सब जो ह्यूमन बिहेवियर है, ये भी कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क को रोगी करने में अपना योगदान देता है। तो शिक्षा प्रणाली में ऐसी व्यवस्था भी करी गई है कि हमें परीक्षाओं का बहुत अधिक बोझ नहीं लेना चाहिए। परीक्षाओं के अलावा जो इंटरनल मार्क्स हैं ये सब हैं, ये सब इसीलिए थोड़ा और इनका उपयोग बढ़ जाता है कि अगर स्टूडेंट का थोड़ा बहुत रिटन परफॉर्मेंस डाउन भी रहता है तो कम से कम उसका इंटरनल परफॉर्मेंस, अगर वो अच्छा स्टूडेंट है तो वो अच्छा हो सकता है, उसके आधार पर उसके मार्क्स फिर भी अच्छे आ सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा स्टूडेंट को मेंटल स्ट्रेस कम लेना चाहिए। तो इन सबसे बचाना भी शिक्षा का ही काम है। इसीलिए शिक्षा प्रणाली में अब कुछ ना कुछ अगर मार्क्स या फिर धीरे धीरे आप देखिए जो नई शिक्षा नीति आई है तो इसमें कुछ ऐसी व्यवस्था करी जाएगी कि
बहुत ज़्यादा रिटर्न पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा स्टूडेंट्स को अपने साल भर की क्रियाकलापों पर और जो उसने अपने इंटरनल असेसमेंट जो भी अच्छे कार्य किए होंगे उन पर ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा। तो वो किसी एक समय के पर आपको स्ट्रेस नहीं देता है वो। तो इस सब के लिए बालकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना चाहिए ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना चाहिए, है ना। अब आपको अगर मानसिक विकास कराना है तो मानसिक विकास के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट आता है, आपको इस योग्य बना दें कि आप बालकों के विचारों आप बालकों को अपने विचारों के आदान प्रदान हेतु सक्षम बना सकें। बालक अपने विचार आपको प्रस्तुत कर सकें आप सामने। और जब बालक अपने विचार आप सामने प्रस्तुत कर सकेगा, तभी उसके अंदर फिर जब आप उस विचार को सुनने के बाद उसे बालक को मोटिवेट करोगे या डिमोटिवेट करोगे या जो भी डायरेक्शन दिखाओगे, तो उस डायरेक्शन के आधार पर उसके मस्तिष्क में फिर अगला विचार आएगा। इसी प्रकार से विचारों की श्रृंखला आनी चालू हो जाएगी और बालक का मानसिक विकास तेजी से हो पाएगा। इसके अलावा बालक को मानसिक शक्तियां जो हैं उनको शार्प करिएगा। इन सभी के लिए जो शिक्षा में सबसे अच्छी व्यवस्था करी गई है वो यही करी गई है कि बालक को ही जो है शिक्षा का केंद्र मान लिया गया है, यानी कि बालक को अपनी अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता दीजिए। और उस अभिव्यक्ति जब वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहा हो बालक, तो उसे डांटिए मत, उसे अभिव्यक्ति करने से रोकिए मत, बल्कि उसे सुनिए। और उसे सुनने के बाद उसे उसका फीडबैक दीजिए। अगर अगर अभिव्यक्ति उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में तो उसे पॉजिटिव फीडबैक देना चाहिए, अगर नेगेटिव डायरेक्शन है तो नेगेटिव फीडबैक तो नहीं देना चाहिए शिक्षा के सिद्धांतों के आधार पर, लेकिन उसे आगे के लिए बता देना चाहिए कि आगे से जो है आप इस प्रकार से अपने विचार प्रस्तुत मत करिए, थोड़ा आपके विचारों में मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है। इन सभी के द्वारा बालक का मानसिक विकास हो सकता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो अगला है सामाजिक विकास का उद्देश्य। सामाजिक विकास के अंतर्गत जो बालक होता है, जो स्टूडेंट होता है, उसकी समाज की भाषा, उसके रहन सहन की विधि एवं उसके आचार विचार, इन सभी का विकास किया जाता है। और इन सभी के विकास के द्वारा उसे समाज में समायोजन करने योग्य बना दिया जाता है, यानी कि वो समाज को समझ सके और अपने आप को समाज में स्थापित कर सके। इसके साथ ही साथ उस समाज की जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं उनके बारे में भी उसे ज्ञान कराया जाता है एवं उनके प्रति संवेदनशील बना दिया जाता है। अर्थात ये प्रयास किया जाता है कि वो बुराइयों से बचकर अच्छाइयों का पालन करे। और इन सभी को पूरा करने के लिए होता क्या है कि विद्यालय में सामूहिक कार्यों का आयोजन किया जाता है। हालांकि जो विद्यालय की आपकी क्लास होती है वो भी एक समाज ही होती है, उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। अगर किसी स्टूडेंट का अपने सहपाठियों के प्रति पॉजिटिव बिहेवियर है, अगर वो सभी के साथ उठ बैठ रहा है, सभी से अच्छे से बातचीत कर पा रहा है, सभी स्टूडेंट उसे अपना मित्र मानते हैं, तो ये बात 100% सत्य है कि वो एक अच्छा सामाजिक नागरिक बन सकता है, उसके अंदर समायोजन करने की शक्ति है। और इस प्रकार की शक्ति को डेवलप करने के लिए, ये तो स्टूडेंट की अपनी पर्सनल बातें हो गई हैं, डेवलप करने के लिए जो शिक्षा के द्वारा प्रयास किए जाते हैं वो प्रयास किए जाते हैं सामूहिक कार्य, यानी कि कुछ ऐसे एक्टिविटीज स्कूल में आयोजित करा दी जाती हैं जिसमें स्टूडेंट को एक ग्रुप में रहकर अपने आप अपनी परफॉर्मेंस देनी होती है। और ग्रुप में रहकर अपना अच्छे से परफॉर्मेंस स्टूडेंट तभी दे पाएगा जब कुछ लोगों से मिलेगा, कुछ लोगों से बातचीत करेगा, तो उनके साथ कुछ ना कुछ सीखता भी है। और यही सब सीखा हुआ, यही अपने कलीग्स के साथ किया हुआ समायोजन उसे आगे समाज में समायोजन में हेल्प करता है एवं उसे एक अच्छा सामाजिक नागरिक का टैग जो है वो दिलवाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। तो सांस्कृतिक विकास के उद्देश्य में हमें शिक्षा के अंतर्गत बालक को यह बताना होता है कि आप किस पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं एवं आपकी पृष्ठभूमि की सामान्य जो बातें हैं वो क्या हैं। उनके अनुसरण के लिए स्टूडेंट को हमें प्रेरित करना होता है। समझते हैं इसको। देखिए, दो बातें होती हैं, पहले इसको एक बार पढ़ लें। इसमें लिखा हुआ है, जो हमने वो ये लिखा है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी विद्वान सांस्कृतिक विकास के विभिन्न अर्थ लेते हैं। सही बात है, परंतु शिक्षा शास्त्री यह मानते हैं कि शिक्षा द्वारा मनुष्य को अपने समाज की संस्कृति के साथ साथ अन्य सभ्य समाजों की संस्कृतियों का भी ज्ञान कराया जाता है। अपनी संस्कृति में विश्वास करने की क्षमता उत्पन्न
कराई जाती है। इसके बाद हमारे भारतीय लोकतंत्र में शिक्षा द्वारा सांस्कृतिक विकास का अपना अलग अर्थ होता है, और वह यह है कि बालक अपनी संस्कृति के साथ साथ समाज की अन्य संस्कृतियों का भी आदर करे। इसके लिए हम विद्यालयों में विभिन्न संस्कृतियों के मूल तत्व और उनकी विशेषताओं से बच्चों को परिचित कराते हैं एवं बालक का सांस्कृतिक विकास करने का प्रयास करते हैं। तो इतना इसमें लिखा है। अभी फिलहाल कुछ समझ में आ नहीं पाया होगा खास, क्योंकि थोड़े कल्चरल शब्द हैं जो हम लोग कम यूज करते हैं या थोड़े टफ कह सकते हैं। देखिए, दो चीजें होती हैं। एक शब्द होता है सभ्य या सभ्यता। एक शब्द होता है सभ्यता, और दूसरा शब्द होता है संस्कृति, जो कि बार बार इसमें यूज हो ही रहा है। तो दो शब्द हैं, सभ्यता और संस्कृति। अब संस्कृति क्या होती है? संस्कृति कुछ इस प्रकार से होती है कि जो भी हमारे प्राचीन क्रियाकलाप हमारे पीढ़ियों से हमारी सभ्यता ने हमें हमें दिए हुए हैं, उन सभी क्रियाकलाप को फॉलो करना, वो हमारी संस्कृति कहलाती है। जैसे अगर हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो हिंदू धर्म में एक निश्चित दिन पर, एक निश्चित समय पर कुछ त्योहार मनाए जाते हैं। तो उन त्योहारों को हमारे पूर्वज मनाते चले आए हैं, आज हम उन्हें मना रहे हैं। तो ये सब क्या, ये सब हमारी संस्कृतियां हो गई। ये सब हमारी मानसिक संरचनाएं। हमें पता है कि इस तिथि को, इस दिन को हमें ये वाला फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, तो वो हम लोग करते हैं। ये सब संस्कृतियां हो गई हैं, और इन संस्कृतियों को बालक के अंदर ट्रांसफर करने में स्कूल का योगदान तो सेकेंडरी होता है। सबसे प्रमुख योगदान होता है उसके परिवार का या उससे हायर जनरेशन का। उसकी हायर जनरेशन जो होती है, माता पिता जो संस्कृति फॉलो कर रहे होंगे, वही संस्कृति जो उसका उसकी जो संतान होती है, वही संस्कृति देखती है और वही संस्कृति वो भी फॉलो करती है। तो मेन तो स्थान उसके फैमिली का होता है, लेकिन स्कूल का भी एक स्थान होता है। वो क्या होता है उसको समझते हैं। अब ये बात हो गई संस्कृति की कि आपने जो क्रियाक्रम फॉलो करे हैं, अपने बच्चों में ट्रांसफर करें, वो आपकी संस्कृति हो गई। अब उस संस्कृति को हम किस प्रकार से सेलिब्रेट करते हैं, उनके लिए हम कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं, ये हमारी सभ्यता कही जाती है। जैसे कि जो आपका दिवाली का त्योहार है, जो होली का त्योहार है, बाकी त्योहार हैं, तो उनको मनाने के लिए होता क्या है, कुछ परिवार बड़े अच्छे से मनाते हैं, बड़े केवल और केवल दिए जलाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, है ना, बाकी चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे। या किसी किसी की पूजा पाठ बहुत ज़्यादा होती है, कुछ लोग अपने फॉर्मल कपड़ों में ही मना लेते हैं, कुछ लोग नए कपड़े उस दिन पहनते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब सभ्यताएं हैं। त्योहार मनाना वो संस्कृति है, लेकिन उस त्योहार को आप कैसे मनाते हो? क्या आप उस त्योहार में पटाखा फोड़ते हो दिवाली पर? क्या आप दिवाली पर नए कपड़े पहनते हो? क्या आप दिवाली पर इलेक्ट्रिक जो झालरें होती हैं, क्या आप उनका प्रयोग करते हो? तो ये एक सभ्यता हो गई, हम इसको फॉलो करते हैं, हम अपनी दिवाली ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिवाली के त्योहार पर अपने पुराने सादा कपड़ों में घी के दिए जलाकर, मोमबत्ती जलाकर और बिना पटाखा फोड़े शांति से मना लेते हैं, वो उनकी सभ्यता हो गई। ठीक है। तो आपका जो संस्कृति आपको पहले से लेकर चली आ रही है, उस संस्कृति को आप वर्तमान में कैसे सेलिब्रेट करते हो या उसे कैसे ट्रीट करते हो, वो आपकी सभ्यता कही जाती है। तो अब चूंकि ये दोनों ही चीजें हमें प्रमुख रूप से अपने अपने परिवारों से मिलती हैं, तो इनमें स्कूल का योगदान कहाँ रह गया? तो स्कूल का योगदान इसमें कोई खास नहीं है, लेकिन छोटा सा योगदान इसलिए बनता है कि भारत जो है, भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो भारत में कोई एक धर्म नहीं रहता है, केवल एक धर्म शिक्षा नहीं दी जाती है, बल्कि बहुत से धर्मों की शिक्षा दी जाती है, और सभी धर्म को समान आदर के साथ देखा जाता है। तो भारत देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, उसमें इसके लिए ये किया गया है कि आप अपनी संस्कृति से तो अपने घर से ही रूबरू होकर आए हैं, अपनी संस्कृत ज्ञान लेकर आप अपने परिवार से, अपने समाज से आए हैं, लेकिन उसके अलावा जो भारत देश की अन्य संस्कृतियां हैं, उनके बारे में बालक को ज्ञान कराने में प्रमुख योगदान होता है वहाँ की शिक्षा का। तो अपनी संस्कृति के अलावा और संस्कृतियों के बारे में बालक ज्ञान प्राप्त करे, उनके बारे में सीखे, और उनकी जो पॉजिटिव कंडीशंस हैं, जो उनके पॉजिटिव टर्म्स हैं, हालांकि हर एक सभ्यता के अपने अपने अनुसार जो है टर्म्स पॉजिटिव ही होते हैं, लेकिन उनमें से जो भी अच्छा लगे उस बालक को, वो चाहे तो अपने अंदर उसको समाहित कर सकता है, और उसको भी कहीं ना कहीं अपने भविष्य के जीवन में उनको यूज कर सकता है। तो भारत देश में सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य ऐसा नहीं है कि आपको हम ये सिखाएं
कि हम भूतकाल से क्या करते आ रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये उद्देश्य सेकेंडरी हो जाता है। ये प्रमुख उद्देश्य तो आपके परिवार को होता है, परिवार आपको जो सिखाएगा आप वही करोगे, आप वही संस्कृति फॉलो करोगे। इसके अलावा जो शिक्षा व्यवस्था का कार्य है वो ये है कि आपको अपने धर्म की संस्कृति के साथ साथ अन्य जो धर्म भारत के प्रमुख धर्म हैं उन सभी के बारे में जानकारी प्रदान करी जाए। आप उन सभी धर्मों को समान आदर से देखें एवं उन संस्कृतियों की जो भी बातें आपको अच्छी लगें आप उन्हें अपनी पर्सनैलिटी में शामिल करें। ये यहाँ की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना गया है। आगे बढ़ते हैं। नैतिक एवं चारित्रिक विकास का उद्देश्य। तो बालकों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना भी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं है जो बालक को सिर्फ और सिर्फ एक मशीन बना दे, यानी कि बालक को अपना सामाजिक और आर्थिक विकास तो बहुत तेजी से करवा दे, लेकिन उसे नैतिक विकास एवं चारित्रिक विकास में इतना डल कर दे कि वो व्यक्ति अपने अलावा किसी और के आवश्यकताओं को, मूल्यों को समझे ना। जैसे कि आजकल तो बहुत जगह क्या होता है, लोग अपने अलावा अपने माता पिता को भी नहीं कुछ समझ पाते हैं। तो ऐसी शिक्षा जो बालक को इस प्रकार से मशीन बना रही है, केवल उसे अपनी सुख सुविधाओं के बारे में ही पूरी पूरी चिंता रहती है, बाकी उसके अलावा अन्य लोगों के बारे में, अन्य आवश्यकताओं के बारे में कोई चिंता नहीं रहती है, उस शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं है। इसीलिए भारत देश की शिक्षा प्रणाली में नैतिक एवं चारित्रिक विकास को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत आपको वो कार्य सिखाए जाते हैं, आपको वो पथ वो पथ आपके सामने प्रदर्शित किया जाता है जिस पर चलकर आप अपने विकास करने के साथ साथ जो आपकी जड़ है, जिनसे आप जुड़े हुए हो, जिनके योगदान के द्वारा, जिनके प्रयासों द्वारा आज आप यहाँ पहुँच पाए हो, उन सभी को हमेशा जीवन भर अच्छे से सम्मान देते रहें, उनका आदर करते रहें। तभी कहा जाएगा कि आप नैतिक रूप से और चारित्रिक रूप से बहुत डेवलप पर्सन हैं। पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। प्रत्येक समाज के अपने आचार विचार संबंधी कुछ सिद्धांत और नियम होते हैं। सामान्यतः इन नियमों का पालन करना ही नैतिकता कहा जाता है ना। तो प्रत्येक समाज के अपने कुछ आचार विचार संबंधी नियम होते हैं। जैसे कि कोई समाज क्या होता है कि जब हम लोग मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग करवाता है, कोई समाज नमस्कार करवाता है, कोई समाज थर्ड स्पर्श कराने पर बल देता है, कोई समाज अपनी भाषा में कुछ और कहने पर बल देता है। तो जो भी उस समाज के साधारण नियम हैं, आपको एक अच्छा पर्सन कहलाने के लिए उन नियमों का पालन कराना भी शिक्षा का ही उद्देश्य है। तो शिक्षा के द्वारा जब आप किसी स्कूल में जाते हो तो फिर आपको अपने शिक्षकों का अभिवादन करना सिखाया जाता है कि आप अपने शिक्षकों से मिलें। तो जो भी आप अभिवादन करते हो वहाँ पर जो भी आपकी लैंग्वेज में होता है वो आप करना चाहिए। तो उस अभिवादन द्वारा क्या होता है कि आपको अपने मूल्यों के मूल्यों ज्ञान बना रहता है कि हमें किससे किस प्रकार से बोलना चाहिए, हमें किसका आदर करना चाहिए, और इसी के द्वारा आपके अंदर एक उत्तम चरित्र का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है व्यावसायिक विकास पर उद्देश्य। तो शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक व्यावसायिक विकास का भी उद्देश्य आता है। शिक्षा हम लोग कितनी भी प्राप्त कर लें, लेकिन अगर हम उस शिक्षा के बाद अगर हम अर्निंग स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम अपना व्यवसाय स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस शिक्षा का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं रह जाता है। अब चूंकि हमारी जो कुछ आवश्यकताएं होती हैं उनमें से जो प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं वो रोटी कपड़ा और मकान होती हैं। यानी कोई भी व्यक्ति जिसने शिक्षा प्राप्त करी या नहीं भी करी है, ऐसा समझा जाता है उसे कम से कम इन तीन तो व्यवस्था कर ही लेनी चाहिए। तो इन तीन व्यवस्था करना तो किसी अनपढ़ व्यक्ति का भी काम है, वो भी अपनी मेहनत द्वारा ये सब काम कर ही लेगा। लेकिन अगर आप एक शिक्षित व्यक्ति हो तो इन प्राथमिक आवश्यकताओं के बाद जो हमारी अन्य आवश्यकताएं भी होती हैं, हमें उन सब की भी पूर्ति करनी चाहिए। और उन सब की पूर्ति कराने के लिए शिक्षा में व्यावसायिक पाठों को इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि आजकल की जो शिक्षा व्यवस्था में कृषि, जिसको पहले इंक्लूड बहुत ज्यादा नहीं किया जाता, कृषि को इंक्लूड किया जाने लगा है। कृषि के अलावा वकालत, अध्यापन, जितने भी व्यवसायिक कोर्स होते हैं उन सभी को इंक्लूड किया गया है, जिससे कि आप आगे भविष्य में अपनी अच्छी प्रतिष्ठा बना सकें, एक अच्छा अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकें, व्यवसाय और धनोपार्जन कर सकें, उस धन से अपनी और अपने से जुड़े अन्य लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। तो इसीलिए जो शिक्षा में व्यावसायिक उद्देश्यों को स्थान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है शासन तंत्र एवं नागरिकता की शिक्षा के उद्देश्य। तो शासन तंत्र एवं नागरिकता की शिक्षा के उद्देश्य के
अंतर्गत ये कहा गया है कि कोई भी देश कितना भी डेवलप कर ले अपने आप को, देश की जनता कितना भी डेवलप कर ले, लेकिन उस जनता को अपने देश के शासन तंत्र एवं गुणों से परिचित कराना मस्ट होता है। अब आप डेवलपमेंट खूब कर रहे हो, लेकिन आप ये नहीं पता है कि आपकी कौन सी क्रिया अपराधिक दायरे में आती है, कौन सी क्रिया उसके दायरे में नहीं आती है। तो हो सकता है किसी दिन आप अपराधी बन जाएं और उस अपराध करने के बाद जो भी आपकी प्रतिष्ठा हुई हो वो सदनाव पर लग जाए जाके, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए शिक्षा में इसकी व्यवस्था करी जाती है कि आपको आपकी जो देश है, जो आपका संविधान है, उसके जो शासन तंत्र के गुण हैं उनसे परिचित कराया जाना चाहिए, जिससे कि आप अपने देश के संविधान के अनुसार अपने गुणों अपने गुणों को प्रदर्शित करें एवं आपको आगे इससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। अब केवल इनके बारे में जानकारी कराना ही इसका उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि इसका उद्देश्य ये होता है कि जो भी आपके संविधान गुण हैं, इनके प्रति आपके अंदर आस्था भी होनी चाहिए। आप इनका, जैसे अपने यहाँ संविधान में जैसे तिरंगा जो है, अपना तिरंगा झंडा है, तो केवल तिरंगे के बारे में जान लेना ही आपका काम नहीं है अगर आप शिक्षित हो, बल्कि आपके अंदर तिरंगे के प्रति जो एक आस्था होती है वो भी होनी चाहिए। तभी माना जाएगा कि इस देश के नागरिक जो हैं वो अच्छे से अपने शासन तंत्र के बारे में जानकारी रखते हैं एवं उनका सम्मान करते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आप इनका सबका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। आप थोड़ा डिस्कशन कम कर पा रहे हैं क्योंकि समय थोड़ा कम है। बाकी हम इनके बारे में पहले भी अपनी जो भी हमने एक दो क्लासेज हुई हैं, इनका थोड़ा डिस्कशन लगभग हर एक क्लास में होता ही रहा है। तो बार बार वही बातें भी सामने निकल के आ रही हैं, इसलिए भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो पा रहा है आज। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है राष्ट्र की आवश्यकता एवं आकांक्षाओं की पूर्ति का उद्देश्य। अब किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली जो कि अपने नागरिकों की शिक्षा पर इतना अधिक इन्वेस्ट कर रही है, इतने अधिक उसने उद्देश्य बना रखे हैं अपने नागरिकों के लिए, तो ये भी आवश्यक है कि उस देश की शिक्षा प्रणाली जो उस देश की आवश्यकताएं हैं अपनी, उनकी पूर्ति करने में भी सहयोगी हो। अब पता लगे किसी देश की आवश्यकताएं ऐसी हैं कि वहां पर रोज आक्रमण हो रहा है, जैसे हमने कल भी एग्जांपल दिया था आपको इसराइल वाला, तो वहां की आवश्यकता है कि वहां के व्यक्ति अपने आप की सुरक्षा करने में सक्षम हो सकें, इसलिए वहां की शिक्षा व्यवस्था में डिफेंस कोर्सेज को लागू कर दिया गया है। आपको हर हाल में इंक्लूड होना ही होना है ना। तो ये भी जरूरी होता है। तो इसी प्रकार से जो हमारा भारत देश है, भारत देश की भी कुछ समस्याएं हैं। तो यहाँ की शिक्षा का ये दायित्व है, ये शिक्षा का उद्देश्य है कि उन समस्याओं पर हमें नियंत्रण मिल सके, उन समस्याओं पर भारत देश अपना नियंत्रण स्थापित कर सके। इसी में जो पहली समस्या और सबसे बड़ी समस्या वर्तमान है वो है बढ़ती हुई जनसंख्या। बढ़ती हुई जनसंख्या कारण आज देश में इतनी रोजगारी बढ़ रही है, हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है, ये इन सब में कहीं ना कहीं जनसंख्या का योगदान है। जनसंख्या के साथ साथ वर्तमान में इसमें कुछ हमने दिखाए हुए हैं, प्रदूषण जो है, पिछड़ापन है, ये सभी कहीं ना कहीं वर्तमान में भारत राष्ट्र की आवश्यकता है, भारत की ये आवश्यकता है कि किसी प्रकार से इन सब पर नियंत्रण प्राप्त करे। तो उसके लिए वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में जो भी आपकी क्लासेज होते हैं, छोटे क्लासेज, क्लास 1 से लेकर 10th तक, बल्कि 12th तक की शिक्षा में, इनको कहीं ना कहीं आजकल देखो आप, जो विज्ञान होता है, जो फिजिक्स होता है, उसमें भी अंतिम लेसन आपको जनसंख्या का ही मिल जाता है। जबकि इसका कोई बहुत ज़्यादा वहाँ यूज नहीं है, लेकिन ये क्यों डाला गया है? इसलिए डाला गया है कि आप इन सभी फैक्ट से परिचित हो सकें। इनसे परिचित होने के बाद जब आप आगे एक जिम्मेदार नागरिक बने, तो कम से कम आप जो हमारी वर्तमान ये समस्याएं हैं इनको और ज़्यादा बढ़ाएं ना, अगर सहयोग जो हो पाए तो आप ये सब काम कर सकें। तो इन सब के प्रति जागरूक बनाया जाता है बालकों को, जिससे कि बालक इन जो भी हमारी वर्तमान समस्याएं हैं इन पर नियंत्रण प्राप्त करने में सहायक हो, और आगे से जो भी उसके टच में लोग आ रहे हैं उन्हें भी साथ साथ प्रेरित करे कि इन इन चीज़ों को हम कैसे करके इन पर नियंत्रण प्राप्त कर सकें। आगे बढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज हमारा ये वाला टॉपिक ओवर हो चुका है, शिक्षा के उद्देश्य वाला। अब कल से हम एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। उस पर डिस्कशन करने से पहले ये आवश्यक है आप लोगों के लिए कि अभी तक जो भी हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ हो, इसको एक बार
फिर से रिवाइज कर लें एवं इनको अच्छे से इनकी समझ अपने अंदर विकसित करें, ना कि इनको रटें, क्योंकि इनको रटने से काम नहीं चलने वाला और ना ही ये कोई रटने वाला मैटर था अभी तक। ये तो फॉर्मल मैटर था जिस पर हमें और हमसे अब हमारे तीनों क्वेश्चंस पेपर जो होते हैं, हमारे जो फाउंडेशन पेपर 3 बीएड में है हमारे यहाँ पर, इन तीनों में कम से कम 10-10 नंबर का हमसे पूछा जाता है इसी इतने ही पोर्शन से। तो इतने पोर्शन को अच्छे से सुनिए, इसको समझिए एवं इसके प्रति अपनी समझ भी विकसित करिएगा, जिससे कि आप इनके आंसर अच्छे से अपने एग्जाम शीट में लिख सकें। बाकी हम कल से अपने नए टॉपिक को डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।